52 में लिखा है जी ब्रिक सीमेंट खरीदे हैं 20,000 रुपए के, टिम्बर माने लकड़ी खरीदी है 30,000 रुपए की बिल्डिंग के रिनोवेशन के लिए, और पेमेंट हमने बैंकिंग से करी है। तो हम कोई एसेट के अंदर ऐसा खर्चा करते हैं जिससे एसेट की ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम उस खर्चे को कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो हम रिपेयरिंग या मिसलेनियस एक्सपेंस ऐसा अकाउंट नहीं लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे। और क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है तो हमारा कैश बैलेंस नहीं बैंक बैलेंस कम होगा, इसीलिए टू बैंक है। ठीक, टोटल अमाउंट 50,000 50,000। हाँ जी, लास्ट कौन सा कंप्लीट किया था हमने? 52 किया था लास्ट, 53 पर आ गए। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कॉस्टिंग 20,000 एट द रेट 10% फॉर 9 months। देखते हैं ध्यान से। सर एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरी, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही एसेट कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही कौन सा करेंगे इसका वजह, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस कहते हैं। तो बताना ही था यहां से ना कि सर एसेट और एक्सपेंस दोनों एक ही चीज की वैरायटी है। एक्सपेंडिचर की ही दो कैटेगरी हैं, एक एसेट और एक एक्सपेंस। मतलब मोर और लेस एसेट और एक्सपेंस सेम होते हैं। रेंट पे करना या बिल्डिंग खरीदना दोनों में ही पैसा जाता है सर, दोनों ही खर्चे हैं। लेकिन हम रेंट पे करने को एक्सपेंस बोलते हैं और बिल्डिंग खरीदने को एक्सपेंस नहीं बोलते, एसेट बोलते हैं। तो उसको एसेट क्यों बोल रहे हैं सर? दिस इज अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंस। तो फॉर एग्जांपल कोई मशीन खरीदी मैंने और वो लगभग 10 साल चल जाएगी, तो एक 10 साल का खर्चा इकट्ठे कर दिया, तो मैं एसेट किसको बोल रहा हूं? अ लॉन्ग टर्म एक्सपेंस इज इक्वल टू एसेट। अब उस एसेट को, जो एग्जांपल में मैंने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपीस की मशीनरी खरीदी है, ये 10 लाख रुपए खर्चा करा है, ये एसेट है, ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस 10 सालों का लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस 10 सालों का। तो पर ईयर एक्सपेंस कितना हुआ? डिवाइड कर देना इसको 10 से। इस एक्सपेंस को हम टेक्निकली अकाउंट्स की भाषा में डेप्रिसिएशन बोलने वाले हैं सर। एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल, एनी डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टर्म्ड एज डेप्रिसिएशन। पर चैप्टर 15 का नाम डेप्रिसिएशन है, वहां चर्चा करेंगे डिटेल में। ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। एसेट की वैल्यू 10 लाख से 9 लाख की रहेगी, 1 लाख रुपए वैल्यू कम होगी, तो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, लॉस है। एक्सपेंस इंक्रीज डेब्ट, इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होता। मशीन एसेट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। मशीन 10 से 9 की रहेगी तो घट गई, 1 लाख की वैल्यू कम हो गई उसकी, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो मशीन लिया। ठीक, अच्छा नोटिंग करने से पहले एक बात और सुनेंगे, इसका दूसरा आंसर depreciation on machinery account debit to machinery account। इसका दूसरा आंसर। फर्क कैसा दोनों में सर? इसमें आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन वर्ड लिखा है और इसमें लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। फर्क क्या हुआ दोनों में? दोनों फर्क क्या हुआ? नाम सुनो कोशिश करो सर। मेरे बिजनेस के अंदर मान लीजिए टोटल 5 एसेट्स हैं। बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, टोटल 5 एसेट्स हैं। पांचों पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मैंने अपने बॉस से पूछना है सर एक बात बताओ कि डेप्रिसिएशन जो लगेगा पांचों पर लगेगा, तो पांचों का अलग खाता खोलना है क्या, या एक ही खाते में पांचों लिखना? क्योंकि डेप्रिसिएशन समझो ध्यान से, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। रियलिटी में ऐसा तो नहीं कि 1 लाख रुपए मुझे किसी को देने, 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो 10 लाख की मशीन की वैल्यू 9 लाख रुपए रह गई है,
1 लाख का नुकसान हो गया, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, रियलिटी में किसी को पैसे तो नहीं देने हैं, तो इसको एक्सपेंस को अगर हम कंबाइन भी करते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमारी प्रोप्राइटर की इच्छा है, वो कहता नहीं कि 5 अकाउंट में अलग चाहिए, मशीन का डिडक्शन अलग चाहिए, फर्नीचर डिडक्शन अलग चाहिए, तो हम ऐसे नाम रखेंगे। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। तो हमारी बात, और हमारा बॉस कहता है कंबाइन कर सकते हो, तो सिंपल डेप्शन अकाउंट खोलेंगे, जब फर्नीचर पे हो डेप्शन टू फर्नीचर, मशीन पे हो डेप्शन टू फर्नीचर मशीन, बिल्डिंग पे हो डेप्शन टू बिल्डिंग। क्लियर हो गई बात? तो डेबिट में इसका डेप्रिसिएशन या डेप्शन ऑन मशीनरी, दोनों आंसर सही हैं, डिपेंड करता है हमारा प्रोप्राइटर हमें क्या अलाउ करता है कि नहीं करता कंबाइन करना। तो एग्जाम में तो पता नहीं जाएगा प्रोप्राइटर से क्या बातचीत हुई, इसलिए आपके पास ऑप्शन रहेगा एग्जाम में कि आप ऐसे आंसर लिखो या ऐसे आंसर। लॉजिक मैंने आपको दोनों का बता दिया, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम में लगा रहा हूं आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, आपको काम आना है जरूरी, वरना डेप्रिसिएशन और एंट्री समझा करके आपको समझ में पूरा आंसर आ गया था, अगले पार्ट पर आ सकते थे, लेकिन मैं डबल टाइम इसलिए लगा रहा हूं। सिर्फ 11 12 पास करना ऑब्जेक्टिव नहीं है हमारा, रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम काम करेंगे, जॉब मिलना मुश्किल है, जॉब मिलने के बाद फिर बहुत जल्दी स्पीड में प्रमोशन मिलना मुश्किल है, तो सभी स्टेजेस में हमें बेस्ट परफॉर्म करना। तो जब जॉब कर रहे होंगे उस टाइम आपको इतनी चीज डिटेल में कोई बताएगा नहीं, ये अभी से बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हम अभी से। प्रैक्टिकल लाइफ का हमें क्लियर हो गया सर, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें अपने बॉस के बाद देखो, बॉस भी इंटरेस्ट लेगा, एक तो होता है भी अकाउंटेंट रख लिया उसने, सोच के देखो कि मैंने अकाउंटेंट रखा कोई, अब अकाउंट्स बनाया जा रहा है, मुझसे कुछ कंसल्टेशन नहीं करता, मुझसे डील नहीं करता, जैसे मर्जी अपने आप से अकाउंट बना के दे देता है मेरे को, वो उससे बेटर मुझे वो अकाउंटेंट लगेगा जो मुझे ऑप्शन दे कि सर बताइए मैं इसको किस तरीके से डील करूं, आप बताओ आपको ये चीज अलग अलग चाहिए कि इकट्ठे चाहिए। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अकाउंटेंट मतलब इनोवेशन दिखा रहा है, पहले वाला अकाउंटेंट तो बेकार था, सारे इकट्ठे बना दिए अकाउंट्स, समझ में आ रही है बात? तो ये अकाउंट मतलब बॉस को भी अच्छा लगेगा कि अकाउंटेंट इनिशिएटिव ले रहा है, इनोवेशंस कर रहा है अकाउंट्स के अंदर, ऑप्शंस दे रहा है मेरे को कि अलग अलग चाहिए कि इकट्ठे चाहिए, ऐसा भी ऑप्शन, क्योंकि प्रोप्राइटर को तो ये भी नहीं पता कि ऐसा भी ऑप्शन होता है कंबाइंड करने का या अलग अलग करने का, ये हम उसको बताएंगे, सर बताओ क्या क्या चाहते हो। जो सीए अकाउंटेंट होते हैं, जो क्लाइंट्स का काम करते हैं, जैसे जीएसटी है आपको पता है, तो जीएसटी की मंथली फीस कोई 2000 रुपए लेता है, कोई दूसरा अकाउंटेंट होता है वो 10,000 रुपए लेता है, कोई दूसरा अकाउंटेंट होता है वो 50,000 रुपए लेता है, कोई ऐसा अकाउंटेंट भी है जो 500 रुपए लेता है, सेम काम कर रहे हैं। तो काम करने का डिफरेंस का फर्क है, बस प्रोफेशनलिज्म कितना है हमारे काम के अंदर, कितना एक्सपर्ट नॉलेज है हमें काम की, उस पर डिपेंड करता है आगे हमारे फीस का। अभी हमारे मार्क्स में इतना फर्क नहीं होता, मान लीजिए आपका फ्रेंड 8 घंटे पढ़ रहा है और आप 9 घंटे पढ़ रहे हो, उसकी 80% आएगी, आपकी 90% आएगी लगभग। लेकिन आपका जो अर्निंग की बात करूँ अगर मैं, रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो अगर आप, तो आपका फ्रेंड अगर 8 घंटे काम कर रहा है, उसको 8 लॉस पता है और आपको 9 या 10 लॉस पता है, तो अर्निंग में डबल ट्रिपल का फर्क आ जाएगा। 90% वाले की 95% वाले की जॉब तुरंत लग जाएगी, 80% वाला ऐसा तो नहीं बोलेगा मुझे 80% सैलरी दे दो लेकिन मुझे भी जॉब कर उसको जॉब मिलेगी, सोच के देखो। तो हर चीज में बहुत डिटेल में नॉलेज रखनी है जी। ये वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अमाउंट पे चर्चा करें, इसके अमाउंट पे चर्चा करें। हाँ जी देखिए 20,000 रुपीज का प्लांट है और 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है, 9 मंथ्स का टाइम। अच्छा प्लांट वर्ड लिखा हुआ है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, फटाफट से बताइए मुझे इन दो वर्ड में डिफरेंस, प्लांट और मशीनरी, इन दो वर्ड में डिफरेंस। हाँ जी सेम है, एक आंसर ये, और कोई आंसर? प्लांट एक वर्ड लिखा है, दूसरा वर्ड लिखा है मशीनरी। सर मशीनरी में मशीनों की और प्लांट में जगह भी होती है, इनका मतलब प्लांट का मतलब फैक्ट्रीज है, और कोई आंसर? चलिए सुनिए, मशीन और प्लांट 90% सेम है, 10% जो फर्क है वो क्या है कि जो मशीन गुड्स बनाती है उसको प्लांट कहते हैं, जो मशीन गुड्स बनाने का काम करती है उस वाली मशीन को तो प्लांट कहते हैं, और जो मशीन है लेकिन गुड्स नहीं बनाती, जैसे कि एसी, वाटर कूलर, जनरेटर, ये गुड्स नहीं बनाते लेकिन मशीन है, इनको सिर्फ मशीनरी कहते हैं। समझ आ गई बात? कई बार हमारा जो प्रोप्राइटर है हमें अलाउ कर देता है कि दोनों सेपरेट अकाउंट मत करो, इकट्ठे अकाउंट बना लो, तो कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर बुक के अंदर ऐसे दिखेगा
प्लांट एंड मशीन, क्योंकि प्लांट भी मशीनरी ही है, तो गुड्स माने वो मशीन है, तो प्लांट एंड मशीनरी ऐसे भी दिखेगा। ऐसा कब दिखेगा? जब हमारे प्रोवाइडर ने हमें अलाउ करा है कि इकट्ठे अकाउंट खोल दो, प्लांट मशीन का अलग अकाउंट क्या खोलो। कभी अभी हम अलग अलग दिखेगा, प्लांट अलग मशीनरी अलग। इस क्वेश्चन बोला हुआ कि प्लांट पर डेप्रिसिएशन लगाना, तो हम प्लांट पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, हम प्लांट वर्ड ही लिखेंगे। ठीक, 20,000 जो है कॉस्टिंग है, 10% एक्शन का रेट है। इसमें मैंने मिस्टेक करी है, कोई ढूंढ सकता है मिस्टेक क्या कैलकुलेशन में? सर 2000 में 9 को डिवाइड कर 2000 में 9 डिवाइड कर 2000 डिवाइड बाय 9 नहीं, और कोई ट्राई नहीं करना आंसर। सर 12 की जगह 10 आना था। हाँ जी, 12 की जगह 10 आना था। 12 की जगह 10 नहीं, मंथ तो 12 ही होता है साल में। सर ये सही है। नहीं, गलती है, मैं बता रहा हूँ। 2000 पर ये करेक्ट है। समझते हैं? इन दोनों में फर्क पता है? सर वो सिर्फ 10% बताया जाए, पूरे साल का 10% बताया पड़ेगा। पहले वाला जो है 10% ये रेट फ्लैट रेट है, मतलब ये प्रोपोर्शनेट नहीं होगा मंथ के हिसाब से। ये वाला 10% क्या बता रहा है? पर एनम, पर मतलब 1, एनम मतलब साल। तो सेकंड वाला बता रहा है कि जो रेट है ये 12 महीने का है। ठीक, तो 10 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 12 से, मतलब जैसे क्वेश्चन ये वाला लेता हूं सर, 20,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आया ये 12 मंथ्स का है, ऐसा ही है, क्योंकि 10 जो है परसेंट है, पर एनम है, एक साल का। इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो एक महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक, तो ये आंसर तब सही है जब रेट जो है वो पर एनम हो। लेकिन क्वेश्चन में प्रोपोर्शनेट रेट के लिए नहीं बोला, पर एनम रेट के लिए नहीं बोला, फ्लैट रेट के लिए बोला है। देख लो कहां लिखा है पर एनम। पर एनम नहीं लिखा हुआ तो मतलब फ्लैट रेट लगाना है, 10% का रेट लगेगा, मंथ देखने ही नहीं उसमें। ऐसा बहुत जगह होता है सर, कहां होता है? जैसे लोन लेते हैं कई बार, तो इन जनरल पर एनम वाला होता है, लेकिन कुछ केस में फ्लैट रेट लगता है। कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस होती है। 10 लाख रुपए का लोन लिया मैंने, तो 1% प्रोसेसिंग फीस है, 10,000 रुपए देने हैं, उसमें पर एनम नहीं है। तो बहुत जगह फ्लैट रेट लगाए जाते हैं, इसको मंथ को प्रोपोर्शनेट नहीं किया जाता है। इसको क्लियर हो गई बात? तो जब भी पर एनम लिखा हो, जो मतलब रटने वाली चीज, लर्न करने वाली चीज क्या हुई कि सर पर एनम लिखा है तो टाइम फैक्टर कंसीडर करना है, पर एनम नहीं लिखा तो टाइम फैक्टर कंसीडर नहीं करना। ध्यान रहेगी बात? ध्यान रहेगी बात? चलिए, तो इसका आंसर, फाइनल आंसर ये होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट 2000 रुपीस। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाएंगे। ये हमने कंप्लीट करा 53 पॉइंट नंबर 53 पेज 39, ये वाला पॉइंट कंप्लीट करा हमने। बढ़ सकते हैं जी आगे। पेड एज वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ये पढ़ाई कॉन्सेप्ट होता है, जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक ये सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड करना है। ये कौन सा खर्चा है सर? जिस लेबर को हमने बुलाया, मजदूरों को बुलाया कि मशीन उठाओ टेम्पो में से और फैक्ट्री की जगह पर लेके जाओ, और उनको हमने मजदूरी दी होगी, ये वो वाला खर्चा।
अब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हुई हैं, इस खर्चे को भी हम कॉस्ट में ऐड करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे। और पैसा जा रहा है टू कैश। नरेशन में आप क्वेश्चन की कॉपी कर सकते हो या शॉर्ट में लिख सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट पेज पे आ जाए जी, 40 पेज नंबर। पहला पॉइंट लिखा है जी, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। सर जो भी एक्सपेंस पे हो रहा है, कितनी आसान, सबसे आसान एंट्री तो मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेंस की होती है। सबसे इजी एंट्री जो होती है मेरे हिसाब से वो एक्सपेंस की होती है, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा, कैश एसेट डिक्रीज। सैलरी पे कर रहे हैं, सैलरी टू कैश। रेंट पे कर रहे हैं, रेंट टू कैश। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट टू कैश। ट्रेड एक्सपेंस पे कर रहे हैं, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश। रिपेयर पे कर रहे हैं, रिपेयर टू कैश। सारे एक्सपेंस की एंट्री सेम सी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था जी, हमने पैसे दिए हैं स्टेशनरी के लिए, अगेन एक्सपेंस है ये भी। स्टेशनरी कोई आइटम खरीद रहे हैं, अगर हम कॉपी, पेन, पेंसिल, फोटोकॉपी पेपर, ये सब हम खरीद रहे हैं, तो ये जो सारा एक्सपेंस है। क्या एंट्री लिखूं बता दो फटाफट से। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर पिछले वाले में कैरेज भी लिख सकते थे, कैरेज अकाउंट तो कैश अकाउंट। बोलो बोलो। सर पिछले वाले में ट्रेड एक्सपेंस की जगह कैरेज अकाउंट लिख सकते थे। कैश तो रास्ते का किराया होता है, फिक्स कैसे करते हैं? जो एक्सपेंस का नाम क्वेश्चन के अंदर मेंशन है वही एक्सपेंस का नाम हमें आंसर में मेंशन करना है। अब बोर्ड पे देखिए ध्यान से, ध्यान से बोर्ड पे देखिए। रिसीव्ड कमीशन एंट्री बताएं जैसे कैश कैश पैसा मिल रहा है हमें, ऐसा तो नहीं पेपर पे कमीशन लिख के मिला होगा, पैसा ही मिला होगा। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, नोट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बोर्ड पे देख के समझना है आपको। रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, क्वेश्चन है रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, एडवांस में कमीशन मिल गया। अब क्वेश्चन ऐसा क्या है, एडवांस में पैसा लेना किसी से भी इनकम नहीं होती, लायबिलिटी होती, कर्जा होता है। एडवांस में अगर मैंने किसी से पैसा ले लिया तो या तो उसका काम करूंगा फ्यूचर में या पैसे वापस करूंगा, ये कर्जा है, ये इनकम नहीं। लेकिन पैसा इसमें भी मिल रहा है। एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 दोनों में कैश तो मिल रहा है, तो सर कैश में तो कोई चेंज नहीं आना, कैश अकाउंट डेबिट तो अब भी होगा। अब बस मैं इनकम की जगह एक लायबिलिटी लिखूंगा, जिस लायबिलिटी का नाम है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। इस लायबिलिटी का नाम है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। फर्क समझ पा रहे हैं पहले दूसरे में? तीसरा एग्जांपल, रिसीव्ड कमीशन 6000 इंक्लूडिंग एडवांस 2000। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, ओरली रिटर्न करना, कॉपी में करके कोशिश करें। क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने कि कमीशन मिला है टोटल 6000, जिसमें से 2000 रुपए एडवांस। क्वेश्चन ऐसा है, उसका माइंड चलता है। अभी नोट्स का क्वेश्चन नहीं करा, नोट्स में क्या लिखा था क्वेश्चन वो नहीं करा रहा मैं, आपको अलग से करा रहा हूं, तो आप इससे क्वेश्चन ड्राफ्ट करो। इन एडवांस। हाँ जी, इंक्लूडिंग एडवांस 2000। सर कमीशन रहने भी, हाँ जी, कमीशन रहने भी। हाँ रिसीव्ड कमीशन। सिर्फ अमाउंट में ध्यान देना आपको, एंट्री चाहिए, अमाउंट पर फोकस करो।
इसको 2000 लिखा है ना, ध्यान नहीं दिया आपने। बताइए मुझे कैश कितना मिल रहा है? 6 या 8? 6, क्योंकि 6000 में 2000 पहले से इंक्लूड है, तो 6 + 2 नहीं करना। मेरी लायबिलिटी कितनी है? 2000। क्वेश्चन में कहता है सर कि एडवांस जो है वो 2000 है, तो जो एडवांस में पैसा मिला है वही तो लायबिलिटी है। 6000 में से 2000 जो मिला वो लायबिलिटी है, जो बाकी 4000 मिला वो तो इनकम है। ये आंसर हुआ इसका। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, आपको बेसिक सिखाया जाता है स्टार्टिंग में, या ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, गलत सिखाया जाता है। एक ट्रांजैक्शन के 3, 4, 10 कितने भी एस्पेक्ट हो सकते हैं। बेसिक रूल ये है कि जितना डेबिट उतना क्रेडिट। इस एंट्री में भी एक एस्पेक्ट डेबिट का है, दो एस्पेक्ट क्रेडिट के हैं, लेकिन डेबिट भी 6000 का, क्रेडिट भी 6000। अच्छा, ये तो मेरा एग्जांपल था। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 57 में कमीशन मिला है टोटल 6000, जिसमें कि आधा एडवांस। तो यहाँ पे 6 की जगह 4 कर दूं, यहाँ पर 2। ये आंसर होगा 57 का। और कर सकते हैं। क्रेडिट 2000 क्रेडिट साइड में लिखो। हाँ जी सर, मैंने ना इससे थोड़ी डिफरेंट एंट्री लिखी है, बट वो मैंने टीएस दरेबाद में लिखी थी। बोलो। इसके दो पार्ट्स लिखे हैं मैंने। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड बाय ₹4000, और उसका सेकंड पार्ट है कमीशन रिसीव्ड डेबिटेड टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस बाय ₹2000। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आएगा, इसमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में लिखा होगा, चैप्टर नंबर उसको पढ़ेंगे हम। सब्सिडियरी बुक्स वाले चैप्टर के अंदर इसे बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। मतलब जब क्या होता है, यहाँ से देखो सर, कमीशन मिल गया हमें 4000, और हमें बाद में पता चला इसमें 2000 एडवांस वाला था। ध्यान से देखो, कमीशन मिला 4000, ये कमीशन मिलने की एंट्री कर दी मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 4000। अब साल के एंड में मैंने देखा कि इसमें से 2000 तो एडवांस में मिला हुआ है, इस साल का है नहीं, मुझे इनकम कम करनी चाहिए। रेवेन्यू डिक्रीज डेबिट, कमीशन डेबिट 2000, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। तो इनका जो आंसर है वो ये वाला आंसर है कि पहली एंट्री ये करो, सेकंड एंट्री करो। समझ पा रहे हो जी? सर सही है। बताता हूँ आपको मैं रियल लाइफ में क्या सही है, कब सही है। कि मान लीजिए मुझे 4000 रुपए मिल रहे हैं और मुझे अभी पता है कि 2000 तो मेरा काम हो चुका है, 2000 एडवांस वाला, तो जो मैंने पहले एंट्री लिखी थी वो करनी है। कैश डेबिट 4 टू कमीशन 2 टू एडवांस 2। ये वाला कब करना होता है? जैसे मुझे कमीशन मिल गया 4000 रुपए, मैंने एंट्री कर ली कैश टू कमीशन 4000। तो साल खत्म हो रहा है, ईयर एंड क्लोज हो रहा है, फिर मैंने देखा कि 2000 रुपए का तो एडवांस पैसा मिला हुआ, उसका काम तो हुआ ही नहीं, इसको हम नहीं माननी चाहिए, इसमें से इनकम 2000 कम करनी है, तब मैं ये वाली एंट्री पास करता हूँ। समझ में आ रही है बात? ये उस टाइम पे होती है। अब एग्जाम में हमें ऐसी टाइमिंग नहीं दे रखी होती कि किस टाइम पर कौन सी एंट्री कर रहे हैं, इसलिए एग्जाम में दोनों आंसर सही है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 58 पर आ गए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 400 रुपीज। देखिए ध्यान से बोर्ड पर, सर इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000 रुपए, क्या एंट्री होगी इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट मिल रहा है सर, कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, और इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, मतलब हमने किसी को लोन दिया होगा उसमें हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमारे रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज करें। क्लियर है? दूसरा केस, ये तो केस कब है कि साल खत्म हुआ और मैं उस पर्सन के पास गया जिसने मैंने लोन दिया था, और उससे मैंने इंटरेस्ट ले लिया।
तो आके मैंने ये वाली एंट्री पास कर दी। अब सिचुएशन 2 कि मैं उसी पर्सन के पास जाता हूँ और वो कहता है मेरे पास पैसे अभी है नहीं, मैं बाद में दे दूंगा। वो पर्सन ये कहता है, अब वापस आके मुझे क्या एंट्री पास करनी चाहिए? सर इनकम तो मेरी अभी भी है, क्योंकि मैं अकाउंट्स कैश के हिसाब से नहीं बनाता कि पैसे आए तो भी इनकम है। पूरा साल तक मैंने उसको लोन देके रखा हुआ है, तो मैंने इंटरेस्ट अर्न कर लिया उस पर, अभी नहीं मिल तो मेरे बाद मिल जाएंगे पैसे। इंटरेस्ट नाम की इनकम तो अभी भी है, बस मेरे पास कैश नाम की एसेट नहीं आई, पैसे मिले नहीं, क्योंकि नई एसेट आ गई, इसका नाम है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड वर्ड का मीनिंग क्या होता है सर? earn but not Earned but received. not received. earned but not received। हमने कमा तो लिया बट मिला नहीं, पैसे लेने हैं उससे, बाकी हमारे पास we own 10,000 rupees from him। own वर्ड आ गया इसलिए एसेट हो गया। तो जहां पर भी पूरी बुक में कहीं पर भी आपको एक्रूड वर्ड दिख जाए तो समझ जाओ वो एसेट है। नोट कर लीजिए आंसर। सर जैसे हमें ये लेने थे इंटरेस्ट लेकिन अभी तक मिला नहीं, साल का एंड आ गया, हमें अकाउंट्स में मिला नहीं लेकिन अभी तक वो मिला नहीं, तो फिर से बैड डेट्स में लिखेंगे या फिर भी काउंट करेंगे? नहीं, फिर भी काउंट करेंगे उसको। बैड जब तक बॉस ना बोले तो बैड लिखेंगे ना, हर साल इसको ऐसे लिखते रहेंगे, 2 साल 3 साल 10 साल हो जाए, तो मेरा बॉस बोलेगा पैसे नहीं आए, बैड मांगो, तो भी बैड लिखेंगे। इसको अकाउंट्स में कंटिन्यू करते रहेंगे। कौन नहीं करते हैं? पढ़े जी आगे, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। सैलरी पेड एंट्री बताएं इसकी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। सैलरी पेड टू कुनाल, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कुनाल अकाउंट। Salary account debit. सेम आंसर रहेगा सर। एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखते हम नाम लिखते हैं सिर्फ 2 लोगों का, डेटर और क्रेडिटर। तो एम्प्लॉय इसका नाम क्यों लिखेंगे हम? हमारा सैलरी नाम का खर्चा हुआ है और कैश नाम की एसेट कम हुई है, 2 बातें अभी भी वही। कोई ऑब्वियसली सैलरी किसी को दी होगी, सैलरी पेड लिखा था मान लो क्वेश्चन के अंदर, वो भी तो किसी ने किसी को दी होगी, हम क्यों लिखेंगे एम्प्लॉय का नाम? समझ में आ रही बात? क्योंकि हिसाब साफ है ना एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय ने 1 महीना काम करा, हम उसको पैसे दिए, हिसाब साफ है, क्यों लिखे उसका नाम? समझ में आ रही है बात? ध्यान रहेगा। अब आगे सुनो। सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। सिचुएशन सर होती है कई बार कि बिजनेस के अंदर कैश जो है वो कम है, क्योंकि बहुत बिजनेस के अंदर पता क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हम गुड्स खरीद लिए उधार, एम्प्लॉय को सैलरी मंथली दे रहे हैं और वो गुड्स बन रहे हैं, वो गुड्स बिकेंगे और ऑर्डर कंप्लीट होगा, उसके कुछ टाइम के बाद पैसे आएंगे। मतलब ऐसा होता है कि साल में 1 या 2 बार ही पैसे आते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन खर्चे तो मंथली आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जगह का रेंट, वो तो मंथली है। लेकिन जब बिजनेस के अंदर मान लीजिए कैश बहुत कम हो गया, खत्म ही हो गया कैश, और पैसे 2 महीने बाद आने हैं, तो ऐसे में कई बार एम्प्लॉय से बात कर ली जाती है कि आपकी पेमेंट कुछ दिन बाद करेंगे, 10 दिन या 15 दिन के बाद करेंगे। तो अगर पेमेंट अभी तक हुई नहीं है, पेंडिंग है, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है हम अकाउंटेंट को, वो सीख रहे हैं। तो सैलरी पे कर देते तो एंट्री की होती सैलरी टू कैश, सैलरी एक्सपेंस। अभी तक हमने पे नहीं करी, पर क्या खर्चा नहीं हुआ? एम्प्लॉय ने सर हमारे यहाँ काम कर लिया 1 महीना, तो हमारा खर्चा तभी हो गया, पेमेंट तो करनी है आज नहीं तो कल। तो सैलरी अकाउंट डेबिट तो एज इट इज रहेगा, ये तो बिल्कुल सही है। पैसे नहीं दिए तो कैश तो कम नहीं हुआ, और एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या मतलब होता है आउटस्टैंडिंग का? कि पेमेंट पेंडिंग है, ठीक। तो जब भी पूरी बुक के अंदर कहीं पर भी आपको आउटस्टैंडिंग वर्ड दिख जाए, वो समझ जाओ कि लायबिलिटी है, कि हमने किसी के पैसे अभी तक दिए नहीं है, टाइम पर देने बाकी है, हम पे कर्जा हो गया उस एम्प्लॉय का, उसकी सैलरी नहीं दी हमने अभी तक। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो आंसर क्या बना? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सर इसमें ओटीएस लिख सकते हैं, इसमें शॉर्ट फॉर्म, इसमें शॉर्ट फॉर्म O/S ऐसे लिखते हैं उसको। आउटस्टैंडिंग को शॉर्ट में O/S ऐसे लिख सकते हैं।
आउटस्टैंडिंग वाला सैलरी के आगे भी लगा सकते हो, सैलरी के पीछे भी लगा सकते हो। सर फुल में फुल में ये फुल लिखिए, बहुत अच्छी बात है फुल लिखिए। सर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस कुछ शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो पॉइंट नंबर जो हमने 59 पढ़ा उसका आंसर क्लियर हो गया जी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। पॉइंट नंबर 60 देखो सेम है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी ड्यू हो गई तो पे नहीं हुई, सेम आंसर है इसका भी। लैंग्वेज क्वेश्चन की अलग आ सकती है, इसलिए आपको दोनों लैंग्वेज दे रखी है मैंने क्वेश्चन के अंदर। इस तरह से लैंग्वेज आ सकती है, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, या फिर एग्जाम में ऐसा आ सकता है सैलरी ड्यू टू स्टाफ। तो लैंग्वेज कैसे भी हो सकती है। चलिए बोर्ड पर देखिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं कुछ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से पहले ये चीज क्लियर करनी जरूरी है। टाइप ऑफ बिजनेस, तीन टाइप के बिजनेस होते हैं सर। प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पे सिंगल ओनर होता है। पार्टनरशिप, 4-5 लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। कंपनी, इसमें लाखों लोगों का पैसा लगा होता है। उसके आगे लिखा है अकाउंट्स, यहाँ लिखा है इनकम टैक्स और यहाँ लिखा है लॉ। ये टॉपिक कर रहे हैं जी हम सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। यहां से देखो सर, अकाउंट्स के हिसाब से तीनों में ही बिजनेस सेपरेट होता है, ओनर सेपरेट होता है। अकाउंट्स के हिसाब से जो अकाउंट्स बनाते हैं हम, वो बिजनेस ओनर के हिसाब से नहीं, बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं। एग्जांपल सर, राम ने राम स्टोर में पैसा लगाया, इसके पास से कैश कम हो रहा है और इसके पास कैश बढ़ रहा है। हम अकाउंटेंट जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कैश बढ़ रहा है, इस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। मतलब हम ओनर को और बिजनेस को सेपरेट ट्रीट करते हैं। समझ में आ गई बात? तो अकाउंट्स के हिसाब से तो बिजनेस और बिजनेस ओनर अलग है, चाहे किसी भी टाइप का बिजनेस हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? लॉ पर आता हूं जी। लॉ के हिसाब से सिर्फ कंपनी सेपरेट है, ओनर और बिजनेस, बाकी में सेपरेट नहीं। क्या मतलब इस बात का? मान लीजिए मैंने बैंक हूं और मैंने लोन दिया मिस्टर राम उनकी दुकान के, ठीक। अब दुकान में पैसा लूट गया, चोरी हो गया, आग लग गई, कुछ भी हो गई, तो भी मैं राम से पैसे लूंगा, राम के ओनर, जो राम ओनर है उससे पैसे लूंगा। इसकी ये नहीं दे पा रहा है, इसका घर बेचूंगा वगैरह वगैरह, जितने मतलब पूरी लीगल प्रोसेस लगाऊंगा इसके ऊपर। मतलब मैं ऐसे नहीं, बैंक ऐसे नहीं कर रहा कि बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग, ऐसे नहीं कर रहा बिजनेस बैंक। समझ में आ रही बात को? लॉ की आइज में बिजनेस और बिजनेस ओनर दो अलग अलग नहीं, एक ही पर्सन है। मतलब बैंक बोलेगा भाई दुकान से पैसा दे, घर से पैसा दे, मुझे मतलब नहीं, मुझे पैसे चाहिए। समझ में आ रही बात? लॉ की आइज में बिजनेस और बिजनेस ओनर ये दो सेपरेट पर्सन नहीं है, सिंगल है लॉ की आइज में। बैंक बिजनेस को भी केस कर सकता है और राम पर भी केस कर सकता है। सेम चीज पार्टनरशिप में, जैसे राम, श्याम, मोहन, 3-4 पार्टनर है फर्म के। पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया हुआ है, लोन नहीं दे पा रहा, फर्म का बिजनेस लॉस हो गया, तो बैंक कह रहा है मुझे नहीं मतलब, आप पार्टनर को पैसा या फर्म दो, मुझे पैसा चाहिए। मतलब दोनों सेम पर्सन है, सेपरेट नहीं है लॉ के आइज में, ठीक। लेकिन कंपनी कॉन्सेप्ट ही ऐसा बनाया हुआ है जहां पर ओनर को सेपरेट रखा गया और बिजनेस को सेपरेट रखा गया। मतलब मान लीजिए मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो मैं रिलायंस का ओनर बन गया। कल को रिलायंस कंपनी में बहुत लोन हो गया और बहुत ज्यादा लॉस में चली गई और बैंक का लोन चुका नहीं पा रही रिलायंस, तो रिलायंस कंपनी मेरे घर पर नहीं आएगी कि आप भी ओनर हो उसके, आप पैसा तो मुझे नहीं पता कहीं से भी।
ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट है कंपनी के कॉन्सेप्ट के अंदर। समझ में आ गई बात? तो लॉ की आइज में सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के लिए नहीं। ध्यान रहेगा? सर उस लोन के पैसे कौन देगा फिर कौन? डूब जाएंगे, लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे उसको। तो हम देखते हैं वो न्यूज़ वगैरह में जो वालिया है, विजय माल्या इतने पैसे कर्जा वर्जा लेकर के तब BA4 में जाकर ऐश कर रहा है अरबों रुपए से, तो इसी वजह से कर रहा है क्योंकि कंपनी अलग है, उसका पर्सनल पैसा अलग है। उसने लोन कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कंपनी लोन नहीं चुका हुआ है तो कंपनी बंद हो जाएगी, उसका पर्सनल पैसा सेफ रहेगा, उसको नहीं छेड़ सकते लीगली। ठीक है, अब इनकम टैक्स में आते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टोटल 7 पर्सन्स होते हैं जिन पर टैक्स एप्लीकेबल होता है, जैसे कि इंडिविजुअल मतलब पर्सन, राम श्याम, को पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, टोटल 7 पर्सन्स होते हैं। उन 7 पर्सन्स में प्रोप्राइटरशिप नहीं, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से राम स्टोर पर टैक्स लगेगा ही नहीं। समझ आ रही है इस बात को? अब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक प्रोप्राइटरशिप फर्म कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस पर टैक्स लगता ही नहीं है। पर्सन्स पे टैक्स लगता है, राम पर टैक्स लगेगा, इसकी वाइफ की इनकम है तो उस पर भी टैक्स लगेगा, उसका ब्रदर है तो उसकी इनकम पर भी टैक्स लगेगा, उनके फादर उनकी इनकम पर टैक्स लगेगा, मतलब पर्सन्स पे टैक्स लगता है, पार्टनरशिप पे टैक्स लगता है, कंपनी पे टैक्स लगता है, प्रोप्राइटरशिप पे टैक्स नहीं लगता एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ में आ रही बात? तो पार्टनरशिप के सॉरी इनकम टैक्स एक्ट के आइज में सिर्फ पार्टनरशिप एक लीगली सेपरेट पर्सन है, तो पार्टनर पे टैक्स अलग लगेगा, पार्टनरशिप पे अलग लगेगा। मान लीजिए राम श्याम मोहन ये 3 पार्टनर हैं और उनके स्टोर का नाम है जी ABC स्टोर, तो इनकम टैक्स वाले इस पर भी टैक्स लेंगे और इनसे अलग अलग पे टैक्स लेंगे। पार्टनरशिप पे टैक्स लग रहा है और पार्टनर्स पर भी टैक्स, क्योंकि वो इंडिविजुअल भी है। ठीक, ऐसी कंपनी है जो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी पर भी टैक्स लग रहा है इनकम टैक्स है, और मैं एक इंडिविजुअल में उसका शेयर होल्डर हूं, मेरी और भी अर्निंग है तो मुझ पर भी टैक्स लग रहा है। समझ आ रही है बात? लेकिन प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है, राम स्टोर पर टैक्स नहीं लग रहा, सिर्फ राम पर टैक्स लग रहा है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा कि इनकम टैक्स एक्ट की आइज में प्रोप्राइटरशिप वो एक लीगल पर्सन नहीं है, सेपरेट पर्सन नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप है और कंपनी है। ध्यान रहेगी बात? ठीक, अच्छा। अभी तो सारी कहानी सब क्यों सुना रहे हो आप? अच्छी खासी एंट्रीज कर रहे थे, तो सुनिए ध्यान से, क्यों सुनाई गई कहानी? देखिए मैं अकाउंट में बैठा हूँ राम स्टोर के अंदर और बिजनेस का कोई भी एक्सपेंस पे हो, चाहे सैलरी पे हो, मैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखूंगा, रेंट पे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश लिखूंगा। अब क्वेश्चन क्या है? इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स तो मेरा एक्सपेंस है ही नहीं, सोच के देखो, क्योंकि मैं अकाउंटेंट की जॉब कर रहा हूँ प्रोप्राइटरशिप में, प्रोप्राइटरशिप पे तो टैक्स लगता ही नहीं है, प्रोप्राइटरशिप पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल है ही नहीं। तो अगर इनकम टैक्स पे हो रहा है तो डेफिनेटली वो राम का इनकम टैक्स है। फिर राम टैक्स कहां से पे करेगा? मुझे तो पे करेगा। तो मेरी एक दुकान है अगर, तो मैं तो अपने पास कैश रखूंगा नहीं, मैं कैश सारा कैश बिजनेस के अंदर ही रखूंगा। अगर मुझे कोई खर्चा पे करना है, बाहर घूमने जाना, तो मैं दुकान से पैसे निकालूंगा, इनकम टैक्स पे करूंगा, मैं दुकान से पैसा निकालूंगा। तो बेसिकली मिस्टर राम ने अपना इनकम टैक्स पे करा है, दुकान से निकाला है, ये मतलब है इसका। समझ में आ रही बात? तो क्वेश्चन में लिखा है पेड इनकम टैक्स, लेकिन इसकी एंट्री इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। ये समझाने के लिए आपको पूरी कहानी सुनाई। क्वेश्चन में लिखा है पेड इनकम टैक्स टू कैश, आधे बच्चे के एग्जाम में अभी भी लिख करके पता है क्या आएंगे? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इनकम टैक्स को एक्सपेंस मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना क्योंकि इनकम टैक्स प्रोप्राइटरशिप पे नहीं लगता। सर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनरशिप का अकाउंटेंट हूं और फिर क्वेश्चन में लिखा है पेड इनकम टैक्स, फिर आंसर क्या लिखूंगा? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मान लीजिए मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं और इनकम टैक्स पे करना है, फिर मैं क्या लिखूंगा? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर मैं प्रोप्राइटरशिप का अकाउंटेंट हूं और इनकम टैक्स पे करना है, क्या लिखूंगा? ड्राइंग्स अकाउंट। ध्यान रखिए बात, प्रोप्राइटरशिप पर ही इनकम टैक्स नहीं लगता, पार्टनरशिप पे लगता है, कंपनी पे लगता है। 12th क्लास में 3 बुक्स हैं जी आपके पास, एक पार्टनरशिप की है, 2 कंपनीज की है। तो उन 12th क्लास में अगर आपकी एंट्री आती है एग्जाम में इनकम टैक्स पेड की, तो आप इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश लिखोगे। पूरी 11th क्लास में सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप, पूरी 11th क्लास में पेड इनकम टैक्स की एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये नोट करेंगे सारी चीजें।
सर अगर राम के साथ शामिल लिखा हो तो फिर इनकम टैक्स डेबिट टू कैश करते क्योंकि वो तो पार्टनरशिप हो हाँ, लेकिन लड़के को नहीं है वो। सर आप कह रहे थे जैसे राम स्टोर एक फर्म है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बिल्कुल सही। तो सर वो राम ऐसा नहीं कर सकता अपने सारे पैसे उसमें डाल दे और दिखाते हैं कि मेरे सारे पैसे उसमें कोई टैक्स नहीं है तो उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर राम स्टोर ने मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अर्न किया और आप कहते हो कि नो इनकम टैक्स, फिर तो समझ आवे। पार्टनरशिप मत खोलो, कंपनी मत खोलो, प्रोप्राइटरशिप खोलो, जितना मर्जी कमाओ कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सुने, जब राम पर टैक्स लगेगा, जब राम की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाएगी तो इसको अपनी इनकम में शो करना होगा प्रॉफिट फ्रॉम राम स्टोर, जितना भी प्रॉफिट है, एग्जांपल में 10 करोड़, और उसको टैक्स देना पड़ेगा इसका। तो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, बस यहां से ना लेकर के यहां से ले रही है। ये कॉन्सेप्ट काफी जगह काम आना है, इसको बहुत अच्छे से नोट करना है आपको। तो पॉइंट नंबर 61 का आंसर क्या हुआ जी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सही है? रब कर दो से। यस सर। यहां से दिखेंगे बोर्ड पर। इंश्योरेंस, देखिए इंश्योरेंस बेसिकली कहां से कॉन्सेप्ट आया? छोटी स्टोरी बनी है जी इस पर। एक गांव है, उसमें करीब 100 घर हैं और हर साल कोई ना कोई चोर आता है इस गांव के अंदर और किसी ना किसी घर के अंदर चोरी करके चला जाता है। हर घर में जो कैश रखा हुआ है वो रखा रहता है लगभग 10,000 रुपये। हर साल एक चोर आता है इस गांव के अंदर, वो किसी घर में चोरी करके चला जाता है और जिसके घर में चोरी हुई है वो तो बेचारा बर्बाद हो गया। तो 10,000 रुपये सेव कर रखे हो तो सारे खत्म हो गए। चोर को पकड़ने की कोशिश करी लेकिन चोर पकड़ नहीं जा रहा। तो काफी डिस्कस करा था हमने। डिस्कशन में कंक्लूजन निकाला दोनों क्या, कि हर एक घर से 100 रुपए लिए जाएंगे और एक जगह रख दिए जाएंगे। जिसके भी घर में चोरी होगी वो पैसा उसको मिल जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट क्या निकला, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि सर अब हर घर से 100 रुपए जाएंगे, लेकिन अब वो टेंशन फ्री है कि मेरे घर में अगर चोरी भी हो गई तो मेरा 10,000 का नुकसान नहीं होगा। सिर्फ 100 रुपए देकर के हम टेंशन फ्री हो गए कि हमारे घर में चोरी हो जाए, सारा पैसा खत्म हो जाए, तो पैसा हमें मिल जाए। यही कॉन्सेप्ट है जी इंश्योरेंस का। कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस का ये कि सबसे थोड़ा पैसा ले लेते हैं। तो वो LIC हो गई कि हमने लाखों लोगों की LIC कर ली, सबसे प्रीमियम ले लिया, वो कुछ डेथ हो गई तो उसका पैसा मिल गया। जिसकी डेथ नहीं हुई वो भी टेंशन फ्री है कि मैं थोड़ा अमाउंट देकर के मैं टेंशन फ्री हूँ पूरे साथ कि मैं कुछ हो जाता है तो इतना पैसा मिल जाएगा कि घर वालों का खर्चा निकल जाएगा। और जिसकी डेथ होगी उसको पैसा मिल गया, घर वाले फाइनेंशियली बर्डन में नहीं। समझ आ रही है ये बात? तो इंश्योरेंस में सर हम अकाउंटेंट की बात करते हैं तो सर दो चीजें आनी, तो प्रीमियम और क्लेम। इंश्योरेंस का प्रीमियम भरेंगे हर साल, वो एक्सपेंस हुआ, और जो क्लेम मिलेगा, क्लेम तभी मिलेगा जब मिसहैपनिंग होगी, तो वो मान ली रेवेन्यू हुआ, इनकम। क्लियर है? अच्छा, प्रोप्राइटर का पर्सनल इंश्योरेंस और बिजनेस का इंश्योरेंस। देखिए प्रोप्राइटर अपनी LIC भी करवा सकता है,
प्रोप्राइटर मान लीजिए अपनी एलआईसी करवा रहा है और अपने प्रीमियम भर रहा है उसको हर साल कि अगर प्रोप्राइटर को कुछ अगर हो गया उसकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, तो इसको पर्सनल खर्चा नहीं हुआ, तो ड्राइंग पर्सनल खर्चा हुआ उसका, इसको ड्राइंग्स बोलेंगे। उसका बिजनेस का कौन सी एलआईसी, बिजनेस की कौन सी लाइफ है जो उसकी डेथ हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा बिजनेस का, बिजनेस में कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं सर? एक्सीडेंट सॉरी थेफ्ट इंश्योरेंस, बिजनेस के अंदर चोरी हो सकती है, फायर इंश्योरेंस, उसमें हम पॉलिसी के अंदर बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होती है, कौन सी पॉलिसी लेते हैं। कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें सारे नेचुरल डिजास्टर कवर कर ले, फ्लड आए या दंगे वगैरह हो, उसमें दंगे में बहुत लोग आ जाते हैं, जैसे प्रीत बिहार में दंगे हुए थे फरवरी में, तो जो पीजी ज्वेलर्स है उसके एनपीसी ज्वेलर्स के अंदर आ गए दंगे वाले और सारी ज्वेलरी वगैरह लूट करके ले, इंश्योरेंस करवा रखा था उन्होंने अपना, तो टेंशन फ्री एम्प्लॉइज निकल गए और ज्वेलरी चोरी होने थी, कोई दिक्कत नहीं, और जिसका प्रूफ होना चाहिए उसका बिल होना चाहिए। तो बिजनेस का इंश्योरेंस किस चीज का होता है सर? कोई भी जल जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए। एक रिलायंस कंपनी का एक प्रैक्टिकल केस है 1990 में, रिलायंस कंपनी ने बहुत बड़ा प्लांट लगाया था एक एरिया में, वो समुद्र के किनारे था, तो काफी कम रेट में मिल गया था उनको, वहां पर और फैक्ट्री वगैरह थी नहीं, तो बिजनेस स्टैंड कर रहे थे, काफी मशीन वगैरह लगा दी, कुछ महीने ही हुए थे कि बाढ़ वगैरह आई, समुद्र के पानी का लेवल बढ़ा और सारी फैक्ट्री डूब गई। उसी टाइम तुरंत रिलायंस के शेयर 1000 रुपए से 200 रुपए पर रह गए, इतने मार्केट वैल्यू डाउन हो गई उसकी। फिर धीरू भाई अंबानी आए, उन्होंने मीटिंग में क्या बोला कि हमारी जो फैक्ट्री थी वो ओवर इंश्योर्ड थी, और सीएलएन बोलती वापस से शेयर 1000 रुपए पर आ गए, रिस्क खत्म हो गया बेसिकली लोगों का कि भाई हमने इंश्योरेंस करवा रखा है तो फैक्ट्री डूब भी जाए, कोई रिलायंस भाई मुकेश अंबानी को क्या दिख गया, धीरू भाई अंबानी क्या दिख गया कि भाई सस्ती मिल रही है मेरी प्रॉपर्टी, में खरीद लेता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ, डूब गया तो इंश्योरेंस करवा रखा है, रिस्क फ्री। समुद्र से जहाज से जितना भी गुड्स वगैरह कार्गो जो सारा ट्रांसपोर्ट होता है तो बहुत रिस्क होता है सर, जहाज डूब गया तो सारा तुम्हारा डूब जाएगा, सबका इंश्योरेंस होता है, मैरिन इंश्योरेंस कहते हैं उसको, अगर डूब गया तो इतना पैसा मिल जाएगा, बिल वगैरह प्रॉपर दिखाओ, तो इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा सा अमाउंट लेकर के हम रिस्क फ्री हो जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को क्या होता है कि 1000 जहाजों से पैसा ले लिया थोड़ा थोड़ा, 2-3 जहाज डूब भी गए तो भी फायदे में रहे, उसका फायदा ये हो जाता है क्या। तो सर बिजनेस का अगर कोई भी इंश्योरेंस और प्रीमियम भर रहे हैं तो ये हमारी एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। अगर प्रोप्राइटर का पर्सनल इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हैं तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा? कोई डाउट यहाँ तक? क्या लिखा है इस क्वेश्चन में 62 पॉइंट नंबर में, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर बाय बैंक ड्राफ्ट 2000, बैंक चार्जेस 50। वोटिंग नहीं करेंगे तो बोर्ड पर देखें। इसमें मैंने मिस्टेक कर रखी है, बताओ क्या मिस्टेक कर रखी है? कैश की जगह सर बैंक आएगा क्योंकि पेमेंट बैंक से हुई। अभी भी एक मिस्टेक कर रखी है, बताओ ओवरड्राफ्ट आया बैंक के आगे। सर वो जो बैंक चार्जेस है वो ड्राइंग्स में ऐड हो जाएंगे। बिल्कुल सही सर। हम क्यों चार्जेस भरे भाई? पर्सनल खर्चा है उसका, पर्सनल खर्चा है प्रोप्राइटर का, हम क्यों चार्जेस भरे? समझ रही बात? सुनो ध्यान से। सर प्रोप्राइटर ने बोला 2000 रुपए का इंश्योरेंस का मेरा प्रीमियम जाना है, अकाउंटेंट ने बोला कि तुम भर दो और लिख लो अकाउंट से। 2000 का प्रीमियम भरने के लिए 50 रुपए और एक्स्ट्रा लगे चार्जेस के, टोटल खर्चा 2050 रुपए हो गया ना। 50 रुपए खर्चा फॉर्म क्यों करेगी भाई? बैंक चार्जेस में तब लिखूंगा जब बिजनेस का एक्सपेंस हो, एक्सपेंस तो बिजनेस का है नहीं। सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई कुछ सामान लेकर आना है 10,000 रुपए का, तुम ले आओ और मेरे सामने लिख देना, और उसको लाने में 200 रुपए और खर्च हो गए। अपने फ्रेंड से 10,000 200 रुपए तो लोगे आप, 200 रुपए तो खुद भी भरोगे, ठीक है। तो बैंक चार्जेस हमारे ड्राइंग्स के अंदर ऐड हो जाना है, और पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है तो बैंक बैलेंस का वो कैश बैलेंस नहीं। अब लिख लीजिए आंसर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 2050 टू बैंक अकाउंट 2050। ओवरड्राफ्ट क्यों बोल रहे हो? तो इसमें लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट में क्या सिखाया था बोल रहे? डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, डीडी। सर जैसे किसी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है और वो बंदा मरे ना फिर भी अपना सर्टिफिकेट बनवा ले तो भी उसे पैसे मिल जाएंगे। अब मरे ना और डेथ सर्टिफिकेट बनवा ले, हाँ मिल जाएंगे, वो भी मिल जाएंगे। इसमें हमारे की वेरिफिकेशन की जाती है, मतलब इतना इजीली नहीं होता,
और फ्रॉड पता लगा तो इस केस में पैसा वापस भी लेंगे, विद पेनल्टी लेंगे और जेल भी हो जाएगी। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो सामने वाला बंदा सोच करके करे। सर अगर LIC की वो प्रीमियम कैंसिल करवाते तो जितने पैसे दिए थे वो वापस मिल जरूर नहीं, डिपेंड करता ईयर टू ईयर। सरेंडर वैल्यू कहते हैं उसको। कि अरे सर मैं प्रीमियम भरे जा रहा हूँ हर साल, 4-5 साल हो गए, अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो मेरा जो पैसा भरा था वापस मिल जाएगा। वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और किस साल में कितना मिलेगा डिपेंड करता है। सर जैसे 1 साल के बाद कुछ नहीं मिलता, 3 साल के बाद मिलेगा, 30 पे मिलेगा जितना पैसा जमा करा था। ऐसा कम पॉलिसी टू पॉलिसी डिपेंड करता है। सर अगर कंपनी डूब गई और उसका इंश्योरेंस हो रहा है या आग लगती है उसमें, सर पूरा पैसा थोड़ा मिलेगा जितना उसमें लॉस और इंश्योरेंस अमाउंट विच एवर इज लोअर। ठीक, मैं इंश्योरेंस करवा रखा है 10 लाख रुपए का, और मेरे गुड्स चल गए 15 लाख के, तो 10 लाख के मिलेंगे। मैं प्रीमियम 10 लाख के अकॉर्डिंग पे करता हूँ। मेरे गुड्स, मेरा इंश्योरेंस 10 लाख रुपए का था, गुड्स चले 3 लाख के, तो 3 लाख रुपए मिलेंगे जितने का लॉस हुआ। अब सिर्फ पर्सन की डेथ के केस में वैल्यू नहीं कर सकते कि इंसान की वैल्यू कितनी है, तो उस केस में इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं मिलता है। और किसी पर्सन की डेथ होती है, तो 10 लाख का इंश्योरेंस था, 10 लाख रुपए मिलेंगे। पर्सन को ना वैल्यू 3 लाख की वैल्यू, 5 लाख की वैल्यू। बढ़े जी आगे। पॉइंट नंबर 63, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है गुड्स को इंश्योर करने के लिए। अब आंसर क्या होगा आपका? Insurance. इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस बार ड्राइंग्स नहीं है, तो गुड्स बिजनेस का एक्सपेंस है। तो 62 का आंसर लिख चुके हो आप पहले ही, ड्राइंग्स टू बैंक 2050। अब 63 का आंसर लिख रहे हो आप, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर बैंक में एफडी कितने टाइम की होती है? 10 साल। सर डिपेंड करता है 7 डेज मिनिमम, 10 इयर्स मैक्सिमम। 7 दिन की एफडी भी होती है, और उससे ज्यादा कितने भी दिन की करवा सकते हैं? मैक्सिमम 10 इयर्स की होती है। सर 7 दिन की एफडी कौन कराता होगा? बहुत कराते हैं। देखिए मान लीजिए कि मैंने जो बिजनेस है, डेटर से पैसे मिल गए, मैंने बताया था कि बिजनेस में जनरली साल में दो बार पैसे मिलते हैं, इकट्ठा पैसा मिलता है जब हम ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए 5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में आए होंगे, अब मुझे क्या करना है? मुझे 4-5 महीने उससे खर्चे निकालने हैं। तो 4-5 महीने बैंक में पैसा की छोड़ूंगा बेकार, उसमें इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं। तो मैं 1 महीने की एफडी कर दूंगा या 2 महीने की एफडी कर दूंगा। तो उसमें भी क्या इंटरेस्ट मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा दोस्त? 5 करोड़ रुपए 1 महीने का इंटरेस्ट भी हजारों में बैठेगा, लाखों में बैठेगा। 5 करोड़ का 1% भी 5 लाख बैठता है। 1% है कि नहीं? तो 2-4 महीने के लिए भी अगर मैंने एफडी कर दी, मैं कह रहा हूँ 7 डेज के लिए भी एफडी कर दी मैंने 5 करोड़ रुपए, तो कुछ तो ब्याज मिलेगा। 50,000 में मिले, कुछ तो मिलेगा ही। 50,000 रुपए क्यों वेस्ट करो? तो थोड़ी बहुत एफडी होती है, 5-7 दिन से मिनिमम लेकर के 10 साल तक। खैर क्वेश्चन ये कहता है, मान लीजिए कि हमने एफडी करी है, तो आंसर क्या लिखेंगे, एंट्री क्या लिखेंगे? देखिए एफडी एक एसेट होती है हमारे लिए। फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन एसेट, अपना पैसा बैंक में जमा है, और जब एफडी करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब तो ऑनलाइन होती है जी एफडी, 1 मिनट लगता है ऐप में एफडी करने में, तुम्हारा बैंक से पैसा कट जाएगा और एफडी अकाउंट में पैसा जुड़ जाएगा। एफडी नाम की एसेट बढ़ जाएगी और बैंक बैलेंस नाम की एसेट कम हो जाएगी। ये एंट्री होती है एफडी करने। कैश से भी तो कर सकते हैं। हाँ, कैश से भी कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल बैंक से क्या रहता है, प्रिजम्पशन बैंक की रहती है, बाकी कैश से भी कर सकते हैं। तो कैश क्रेडिट और सिर्फ बैंक ही कर। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है जी, हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया एफडी में, हमारे बैंक में जो बैलेंस था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया एफडी में 5,000 रुपए। उसका आंसर ये लिखा है सर एफडी टू बैंक। हमने 10 साल की एफडी करी है, लेकिन मैं पहले पैसे मुझे पड़ गई तो करवा सकते हैं। खुलवा सकते हैं। तो फिर लेकिन पूरा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कम मिलेगा 10 साल के। तो मान लीजिए एफडी मैंने 5 साल की कराई है, तो एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड डिपॉजिट सही होगी। मैं एफडी 7 दिन की कराई है, तो एंट्री क्या होगी? Same। क्योंकि सर हम सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, हम तो टाइम रिकॉर्ड ही नहीं करते। मतलब चाहे एफडी 7 दिन की हो, चाहे 7 साल की हो, चाहे 7 महीने की हो, एंट्री ये रहेगी एफडी करने की। सही। नेक्स्ट, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को रेंट देना है, अभी तक दिया नहीं। बताइए क्या आंसर होगा इसका? डेबिट टू आउटस्टैंडिंग बाय। सर हमारा रेंट नाम का खर्चा तो हो गया,
क्योंकि हम पूरा महीना रह लिया वहां पर, पैसा दिया नहीं तो ये लायबिलिटी बढ़ गई हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम की। ये बिल्कुल पॉइंट नंबर 60 की तरह है। यहाँ पे सैलरी ड्यू थी बट हमने पे नहीं की थी। कोई भी एक्सपेंस हो जो ड्यू हो गया, पेमेंट का टाइम आ गया बट हमने पे नहीं करा, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट लिखो या रेंट आउटस्टैंडिंग लिखो, एक ही बात है। आउटस्टैंडिंग आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो। पढ़िए आगे। 66 पॉइंट नंबर, गुड्स रिटर्न्ड ऑफ 2500 रुपीस टू श्याम। हु इज श्याम? क्रेडिटर। सोच के देखो कैसे, हमने गुड्स रिटर्न करे हैं मतलब पहले खरीदे होंगे, हमने गुड्स रिटर्न करे हैं शाम को, तो हमने पहले खरीदे होंगे उससे कभी ना कभी। हम जिससे खरीदते हैं उससे क्रेडिटर कहते हैं, ठीक है। सर जब गुड्स परचेज करे होंगे उस टाइम एंट्री क्या पास की होगी? परचेज इज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये खरीदने की एंट्री। अब मैं गुड्स वापस कर रहा हूं, देखो श्याम क्रेडिट क्यों आता है यहाँ पर? क्योंकि उधार गुड्स खरीदे हैं, श्याम क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। अब मैं इसको डेबिट क्यों कर रहा हूं? लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, मैंने गुड्स वापस कर दिए, अब पैसे नहीं देने, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, इसलिए श्याम डेबिट हो रहा। तो एक नया अकाउंट ओपन करूंगा मैं परचेजेस रिटर्न के नाम से। ये परचेज एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर ही आता है, नेगेटिव एक्सपेंस है, इतना हमारी परचेज कम हुई है, ये इंडिकेट ये करता है। हमने परचेज अकाउंट क्रिएट ना कर करके सेपरेट अकाउंट ओपन करा परचेज रिटर्न, ताकि साल के एंड में पता रहे कि टोटल परचेज कितनी, टोटल रिटर्न कितनी। इसी का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड्स, गुड्स बाहर जा रहे हैं आउट, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं इसको। एग्जाम में हो सकता है आपको रिटर्न आउटवर्ड वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना ये परचेज रिटर्न। हाँ जी। तो जैसे हम किसी क्रेडिटर है, कोई हमसे सामान खरीद के गया लेकिन उसका कुछ सामान डिफेक्टिव निकला और उसने हमें वापस कर दिया और कहा कि हमें और नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, सामान रख लो, तो वो परचेज रिटर्न होगी? सामान दे दिए पैसे वापस नहीं ले रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सर क्रेडिटर है तो उसने भी पैसे नहीं दिए तो कहता जो सामान चाहिए उसी के पैसे भुगताओ। नहीं तो उसी की तो एंट्री है, तो मैंने सामान लाया था, पैसे दिए नहीं थे, मैंने सामान वापस कर दिया, है ना, पैसे ले लिए, सामान ले लिया बंदे ने, साफ साफ हो गया। वही तो कैसे पढ़े जाके। पॉइंट नंबर 67 में लिखा है कि सर इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए चेक इशू करा है। सर ये तो बताया ही नहीं कि इंश्योरेंस प्रीमियम किसका है, प्रोप्राइटर का है कि बिजनेस का है। व्हाट विल यू प्रिज्यूम? बिजनेस का है। हर एक एक्सपेंस ऑफ बिजनेस के तो मानते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा हो रेंट पेड, तो ऐसा थोड़ी ना मान लेते हैं प्रोप्राइटर के घर का रेंट होगा तो ड्राइंग्स हो गई। कोई भी एक्सपेंस लिखा हो, कोई भी रेवेन्यू लिखा हो, वी हैव टू प्रिज्यूम कि वो बिजनेस का, अनलेस स्पेशली मेंशन्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा बताइए? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि सर चेक इशू कराया है मैंने तो मेरा कैश बैलेंस कम नहीं होगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जी क्लियर हो गई बात? चलिए जितना करते हैं आज।